हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। आज अपन करेंगे द आर्म्स एक्ट 1959 यानी आयुध अधिनियम 1959, जो एक्ट नंबर है 54 1959 का। इसमें टोटल चैप्टर है 6 और टोटल सेक्शन है 46। इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट यानी कि जो लागू हुआ था वो है 1 अक्टूबर 1962 को ये लागू हुआ था। अब इसको शुरू करने से पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये लाया क्यों गया था, ये बना क्यों था, आर्म्स एक्ट था वो। तो इसमें क्या हुआ था कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वो इंडिया में आए थे और उन्होंने देखा कि इंडिया के जो लोग हैं उनके पास वो अपने डिफेंस के लिए वो आर्म्स है वो अपनी पोजीशन में रखते थे। हर घर में उनको आर्म्स देखने को मिले थे, तो वो इस चीज़ से घबरा गए थे और फिर उनको लगा कि अपन इन लोगों पे जीत कैसे सकेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक नया अधिनियम बनाया, नया एक्ट बनाया जो जाना जाता था इंडियन आर्म्स एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि जो इंडिया के लोग थे उनको प्रोहिबिटेड कर दिया गया, यानी कि उन पे प्रोहिबिशन लगा दिया गया है कि वो आर्म्स है वो कैरी नहीं करेंगे, अपनी पोजीशन में नहीं रखेंगे। उन्होंने सिर्फ एंग्लो इंडियन और जो ब्रिटिश लोग थे उन्हीं को आर्म्स कैरी करने के लिए परमिशन दे दी गई थी। फिर इंडिया के लोगों को लगा कि अपने जो राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और विरोध करने के बाद जो ये एक्ट था उसको तो निरसित कर दिया गया है। इंडियन आर्म्स एक्ट था उसको तो रिपील कर दिया गया और नया एक्ट बना द आर्म्स एक्ट 1959 के नाम से। तो इसमें क्या किया गया कि जिसको भी आर्म्स है वो अपने पोजीशन में रखने हैं या फिर कैरी करने हैं तो वो बिना लाइसेंस के वो कैरी नहीं कर सकता। ये रूल आया था 1959 में। तो अब बात करते हैं, चैप्टर फर्स्ट बोलता है प्रीलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक। इसमें सेक्शन 1 बोलता है कि शो टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो इसका शो टाइटल क्या होगा, एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होगा और कमेंसमेंट में ये एक्ट है वो कब आया था, ये बात करता है सेक्शन 1। तो इसका जो एक्सटेंड है वो होल ऑफ इंडिया पे होगा और जो इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है वो है 1 अक्टूबर 1962। अब इसके ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था लाने के लिए, इस एक्ट को बनाने का ऑब्जेक्ट क्या था। तो इसमें बोला गया है कि जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन है उनसे रिलेटिंग कंसोलिडेट और अमेंड दी लॉ, यानी कि उनसे रिलेटेड जो भी आयुध और गोला बारूद है इनसे संबंधित कोई विधि बनाना, उनसे संबंधित कोई लॉ बनाना या फिर जो लॉ बनाया गया है उसमें अमेंडमेंट करना, इसका ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो यहाँ से भी एक प्री का क्वेश्चन बनता है कि क्या है, तो इसका ऑब्जेक्ट है कंसोलिडेटेड एंड अमेंड द लॉ। इस ऑब्जेक्ट के साथ ये आर्म्स एक्ट लाया गया था कि जो भी विधि है उसका समेकन करना या फिर जो विधि बनाई गई है उसमें संशोधन करना, इसका ऑब्जेक्ट रखा गया था। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 बोलता है डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन ए है एक्विजिशन। कि एक्विजिशन के अंदर क्या क्या शामिल किया जाएगा, कि अर्जन के अंदर क्या क्या लिया जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि ग्रामेटिकल
वेरिएशंस एंड कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशंस। फर्स्ट चीज तो ये बोली गई है कि एक्विजिशन के अंदर ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्निट एक्सप्रेशंस को शामिल किया गया है, कि व्याकरणीय रूप भेदों और सजातीय पदों को शामिल किया गया है। तो इसको ओनरशिप के नाम से भी देख सकते हैं कि एक्विजिशन के अंदर ओनरशिप को या फिर हायरिंग या फिर बोरोविंग या फिर कोई गिफ्ट है। इन चार चीज़ों को एक्विजिशन में लिया गया है, कि ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्निट एक्सप्रेशन या फिर हायरिंग या फिर बोरोविंग या फिर जो गिफ्ट है उसको एक्विजिशन अर्जन के अंतर्गत भाड़े पर लेना, उधार लेना या फिर दान के रूप में कोई भी प्रतिगृहित है वो शामिल की गई है, कि किसी भी चीज़ को भाड़े पे लेना तो वो एक्विजिशन में आएगी, या फिर कोई बोरोविंग यानी कि उधार लेना वो भी एक्विजिशन में शामिल किया गया है, या फिर कोई गिफ्ट के रूप में उसको लेना, कि दान के रूप में उसको प्रतिगृहित करना भी एक्विजिशन के रूप में माना गया। तो यहाँ से भी प्री का क्वेश्चन बनता है कि एक्विजिशन के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया। तो ये चार चीज़ें हैं जो एक्विजिशन में शामिल की गई है। अब बात करते हैं डेफिनेशन बी की। डेफिनेशन बी में बोला गया है कि एम्यूनेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है। कि गोला बारूद के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो इसमें ये बोला गया है कि एम्यूनेशन फॉर एनी फायर आर्म्स, यानी कि जो फायर आर्म्स के लिए जो एम्यूनेशन है वो यूज किए जाते हैं उनके अंतर्गत क्या क्या शामिल होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि क्या फायर आर्म्स है वो एम्यूनेशन के अंदर इंक्लूड है। तो इसका आंसर होगा नो, ये फायर आर्म्स है जो एम्यूनेशन में इंक्लूड नहीं है। वो एम्यूनेशन के लिए कोई भी शस्त्र है वो फायर आर्म्स है, यानी कि फायर आर्म्स के जो लिए यूज किया जाता है वो एम्यूनेशन है, कि कोई भी पिस्टल है उसमें कोई गोली है वो डालने के लिए, यानी कि जो फायर आर्म्स हैं जो आयुध है उनके लिए वो एम्यूनेशन है, गोला बारूद है वो यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ammunition for any फायर आर्म्स, कि जो फायर आर्म्स के लिए जो एम्यूनेशन है वो यूज किए जाते हैं। फिर आता है कि एम्यूनेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो फर्स्ट है कोई भी रॉकेट है या फिर बॉम्ब है या फिर कोई ग्रेनेड्स है या फिर कोई सेल्स है या कोई अदर मिसाइल्स है। ये फायर आर्म्स में इंक्लूड किए गए हैं, कि कोई भी रॉकेट है या फिर कोई बम है या फिर कोई ग्रेनेड है या फिर कोई गोला बारूद है, यानी कि कोई गोला है
या फिर कोई अन्य कोई अस्त्र है, वो इसमें गोला बारूद में इंक्लूड किए गए हैं। फिर सेकंड बोलता है कि कोई भी टारपीडो यानी कि आर्टिकल डिजाइन फॉर टारपीडो सर्विस, कोई भी टारपीडो को काम में लेने वाले कोई भी आर्टिकल है वो डिजाइन किए गए हैं। या फिर कोई भी सबमरीन माइनिंग है उसको डिजाइन किया गया है कि टारपीडो को काम में लाने और अंतर समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए कोई भी परिकल्पित वस्तुएं हैं, यानी कि कोई भी डिजाइन की गई आर्टिकल्स है वो भी एम्यूनेशन में इंक्लूड की गई है। कि कोई भी जो डिजाइन की हुई कोई आर्टिकल है जो टारपीडो को या फिर सबमरीन के लिए यानी कि समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए कोई आर्टिकल है वो यूज किया जाता है, वो भी इसमें उसमें इंक्लूड किया गया है। फिर थर्ड आता है कि अदर आर्टिकल कंटेनिंग और डिजाइन और अडेप्टेड टू कंटेन एक्सप्लोसिव फुलफिलमेंटिंग और फिशनेबल मटेरियल और नॉक्सियस लिक्विड गैस और अदर सच थिंग वेदर कैपेबल ऑफ यूज विथ फायर आर्म्स और नॉट। कि ऐसा कोई आर्टिकल है जो कंटेनिंग या फिर डिजाइन किया गया है जो कि गैस के रूप में या फिर कोई भी जो नॉक्सियस लिक्विड है उसके रूप में या फिर कोई अदर थिंग्स है उसके रूप में काम में लिया गया है, कोई भी कंटेनिंग में भरा गया है या फिर कोई भी जो डिजाइन किया गया है कोई भी गैस या लिक्विड है उसको भी एम्यूनेशन में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई गैस है या फिर कोई नॉक्सियस लिक्विड है या कोई फिशनेबल मटेरियल है या फिर कोई भी फुलफिलमेंटिंग या एक्सप्लोसिव है, वो कोई भी गैस या फिर कोई भी नॉक्सियस लिक्विड है वो क्या एम्यूनेशन में इंक्लूड की गई है। कि वो क्या एम्यूनेशन यानी कि गोला बारूद उसे बोल सकते हैं क्या। तो ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एंड सेकंड है कंटेनिंग ऑफ डिजाइन एडेप्टेड, कोई भी गैस या फिर नॉक्सियस लिक्विड है या फिर कोई फुलफिलमेंट है या कोई फिशनेबल मटेरियल है, वो कंटेनिंग है या डिजाइंड है, वो क्या एम्यूनेशन में आते हैं। तो इसमें पूछा जाता है कि क्या कोई गैस या फिर कोई नॉक्सियस लिक्विड है वो ऐसी पड़ी रहती है तो क्या वो एम्यूनेशन में वो इंक्लूड होती है या फिर कोई कंटेनिंग और डिजाइन कोई गैस या जो नॉक्सियस लिक्विड है वो एम्यूनेशन में इंक्लूड किया गया है। तो इसका आंसर होगा ए बी। तो इसमें बोलते हैं कि ए और बी ओनली ए ओनली बी। तो इसका आंसर होगा ओनली बी कि कोई भी कंटेनिंग या डिजाइन कोई नॉक्सियस लिक्विड या फिर कोई गैस है वही एम्यूनेशन में शामिल किया जाएगा। कोई भी ऐसी पड़ी हुई कोई गैस या फिर कोई नॉक्सियस लिक्विड है वो एम्यूनेशन में शामिल नहीं की जाएगी। कि कोई भी में पड़ी हुई कोई गैस है या फिर कोई ऐसा कोई लिक्विड है वो एम्यूनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर है कोई भी चार्जेज फॉर फायर आर्म्स एंड एसेसरीज फॉर सच चार्जेज। कि कोई भी आग्नेयास्त्र के लिए भरण और ऐसे भरणों के लिए कोई उपसाधन फायर आर्म को चार्ज किया जाता है
कि कोई भी गोला बारूद है उसमें डाला जाता है वो, या फिर कोई जो एसेसरीज काम में ली जाती है उसको चार्ज करने के लिए, ये भी एम्यूनेशन में है वो शामिल किए गए हैं। फिर फिफ्थ है फ्यूजेज एंड फ्रिक्शंस ट्यूब, यानी कि पलीते और घर्षण नलिका है कि कोई भी फ्यूजेज है या फिर कोई फ्रिक्शन ट्यूब है वो भी एम्यूनेशन में है वो इंक्लूड की गई हैं। फिर सिक्स्थ है पार्ट्स ऑफ एंड मशीनरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एम्यूनेशन, यानी कि कोई भी जो गोला बारूद का जो संगठन है, यानी कि कोई भी गोला बारूद है, एम्यूनेशन का कोई भी पार्ट्स है या फिर उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई मशीनरी यूज में ली गई है वो भी एम्यूनेशन में इंक्लूड की गई है। फिर सेवंथ आता है कि सच इंग्रेडिएंट ऑफ एम्यूनेशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन, कि ऐसा कोई भी एम्यूनेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्पेसिफाई कर देती है, यानी कि कोई भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो एम्यूनेशन में यूज किए जाएंगे, यानी कि एम्यूनेशन में इंक्लूड किए जाएंगे, वो सब भी एम्यूनेशन के अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। फिर आता है डेफिनेशन सी। डेफिनेशन सी बात करता है कि आर्म्स क्या होते हैं। डेफिनेशन सी बात करती है कि आयुध क्या होता है। तो आयुधों को लाने के लिए, यानी कि आर्म्स को रखने के लिए, आर्म्स किस चीज़ के लिए यूज में किए जाते हैं। तो आर्म्स है वो दो चीज़ों के लिए, या तो लोग हैं वो अपने डिफेंस के लिए, या फिर कोई ऑफेंस है वो करने के लिए आर्म्स को यूज में लिया जाता है। तो इसमें ये बोला गया है कि कोई भी जो लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो अपने डिफेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऑफेंस है वो उसको करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो इफ़ेक्ट है वो लोगों पे दोनों तरह से रहता है, कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट भी है। तो इसमें इंक्लूड क्या किया गया है, तो इसमें इंक्लूड कोई भी फायर आर्म्स है या फिर शार्पेस्ट या फिर कोई अदर डेडली वेपन है, या फिर उनके कोई पार्ट्स है, और कोई ऐसी मशीनरी है जो कि आर्म्स को बनाने के लिए काम में ली जाती है। ये सारी चीज़ें हैं वो आर्म्स में इंक्लूड की गई है, कि फायर आर्म्स या फिर कोई शार्प पेज्ड या फिर कोई अदर डेडली वेपन्स है, या फिर कोई भी ऐसा कोई पार्ट्स है वो भी आर्म्स में इंक्लूड किया गया है, या फिर कोई ऐसी मशीनरी है जो आर्म्स को बनाने के लिए यूज की जाती है वो भी आर्म्स में इंक्लूड की गई है। तो इसमें ये बोला गया है कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि क्या फायर आर्म्स है वो आर्म्स में इंक्लूड किया गया है। तो इसका आंसर होगा यस। या तो क्वेश्चन ये आता है कि एम्यूनेशन के अंदर क्या फायर आर्म्स है वो इंक्लूड किया गया है, या फिर क्वेश्चन आता है कि आर्म्स के अंदर फायर आर्म्स को इंक्लूड किया गया है। तो एम्यूनेशन के अंदर फायर आर्म्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, वहाँ पे ये बोला गया है कि जो फायर आर्म्स के लिए जो यूज किए जाते हैं वो एम्यूनेशन हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि इसमें फिर बोला गया है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूड। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है। तो कोई भी डोमेस्टिक है, कोई भी डोमेस्टिक आर्टिकल है, या फिर कोई भी एग्रीकल्चर
यूज के लिए काम में लिया जा रहा है, या फिर कोई भी स्टिक है, ऑर्डिनरी वॉकिंग स्टिक है, या फिर कोई लाठी है, या फिर कोई ऐसा वेपन है जो सिर्फ खिलौनों के रूप में यानी टॉय के रूप में काम में लिया जाता है, जो उनकी सर्विस है वो नहीं की जा सकती। कोई भी जैसा पिस्टल है, उसका ट्रिगर टूट गया तो उसको एक खिलौने के रूप में ही काम में ले सकते हैं, ना कि उसको वापस से सर्विस करा सकते हैं। तो कोई भी ऐसा कोई आयुध है यानी कि कोई भी ऐसा कोई आर्म्स है जो वापस से सर्विस नहीं हो सकता है, वो भी इसमें नोट इंक्लूड में शामिल किया गया है। कि कोई भी ऐसी कोई डोमेस्टिक यानी कि कोई भी घरेलू रूप में काम में लेने के लिए कोई भी ऐसा कोई आर्टिकल है, या फिर कोई ऐसी लाठी है, या फिर कोई ऐसी कोई मामूली छड़ी है, या फिर कोई ऐसा जो वापस से सर्विस नहीं हो सकता है, कोई ऐसा आर्म्स है जो एक खिलौनों के रूप में काम में लिया जा सकता है, वो इसमें इंक्लूड नहीं किए गए। फिर आता है डेफिनेशन डी। डेफिनेशन डी बात करती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो किसको माना गया है। डेफिनेशन 4 बोलती है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि जनरल रूल तो ये बोलता है कि जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही लिया जाएगा, लेकिन जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो नहीं होता है तो किसको पावर दी गई है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो सम्मान जो पावर यूज कर सकता है वो कौन है। तो इसमें ये बोला गया है कि जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होगा वहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन दो को पावर दी गई है कि ये दोनों है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समान वो पावर यूज कर सकते हैं। क्लोज डी में सिर्फ इतनी बात बोली गई कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पावर है वो कौन यूज कर सकता है, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समान कौन काम कर सकता है। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस को इसके समान जो पावर दी गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, वही पावर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर है वही इन दोनों की पावर बताई गई है इसमें। फिर है क्लोज ई। क्लोज ई बात करते हैं फायर आर्म्स में क्या क्या इंक्लूड है। कि फायर आर्म्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है कि मीन्स आर्म्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइन और एडेप्टेड टू डिस्चार्ज प्रोजेक्टाइल और projectiles of any kind by action of any explosive or other form of energy। कि ऐसा कोई भी कि किसी भी विस्फोटक या फिर कोई अन्य प्रकार की कोई ऊर्जा की क्रिया से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रक्षेप्य या फिर प्रक्षेप्य को चलाने के लिए कोई भी परिकल्पित या अनुकल्पित किसी भी वर्णन के जो शस्त्र है वो विपरीत बताए गए हैं। क्लोज ई बात करता है फायर आर्म्स की। फायर आर्म्स में बोला गया है कि कोई भी विस्फोटक या फिर कोई अन्य प्रकार की ऊर्जा की क्रिया से किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोजेक्टाइल या फिर प्रोजेक्टाइल्स को चलाने के लिए कोई भी डिजाइंड या फिर कोई एडेप्टेड जो आर्म्स है वो इसमें शामिल किए गए हैं। कि जो आर्म्स हैं किसी भी डिजाइन या फिर एडेप्टेड कोई भी जो प्रोजेक्टाइल है या फिर प्रोजेक्टाइल्स को चलाने के लिए जो आर्म्स यूज किए गए हैं उसको फायर आर्म्स बोला गया है। तो फिर बात करते हैं कि फायर आर्म्स में इंक्लूड क्या किया गया है। तो इसमें बोला गया है कि कोई भी आर्टिलरी है या फिर कोई हैंड ग्रेनेड्स है या फिर कोई राइट पिस्टल है या फिर कोई ऐसा वेपन्स है
है कि कोई भी हथगोले को चलाने के लिए या फिर कोई भी तोपों को चलाने के लिए जो शस्त्र काम में लिए गए हैं उसको फायर आर्म्स में इंक्लूड किया गया है। फिर बोला गया है कि कोई भी एसेसरीज फॉर एनी सच फायर आर्म्स डिजाइन और एडेप्टेड टू डिमिश द नॉइस और फ्लैश कॉज्ड बाय द फायरिंग ऑफ दियर ऑफ। फिर बोला गया है कि कोई भी ऐसी एसेसरी जिसको डिजाइन किया गया है या एडेप्टेड किया गया है किसी भी फायर को चलाने के लिए, जो नॉइज होती है कि जो आवाज़ होती है या फिर कोई भी जो फ्लैश लाइट जो होता है उसको कम करने के लिए कोई भी ऐसी एसेसरीज को काम में लिया जा रहा है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर बोला गया है कि पार्ट्स ऑफ एंड मशीनरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी ऐसी मशीनरी है जिसको मैन्युफैक्चर की फायर आर्म्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज में ली जा रही है तो इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। या फिर है कैरीज प्लेटफॉर्म एंड अप्लायंस फॉर माउंटिंग ट्रांसपोर्टिंग और सर्विसिंग आर्टिलरी, यानी कि कोई भी तोपों को छड़ाने या उनका परिवहन करने या फिर उन्हें काम में लाने के लिए कोई गाड़ियां हैं या मंच है या कोई ऐसा कोई भी अन्य साधन है, इसको भी फायर आर्म्स में इंक्लूड किया गया है। फिर बात करते हैं क्लोज EA की। EA बात करता है कि लाइसेंस क्या होता है। तो इसमें बोला गया है कि मीन्स ए लाइसेंस इशूड इन accordance with the provision of this act and rules and thereunder and include a license issued in the electronic form, कि कोई भी ऐसा जो इस एक्ट में जो प्रोविज़न बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग किसी को लाइसेंस ग्रांट किया गया है किसी भी आयुध को रखने के लिए तो उसको लाइसेंस बोला गया है। या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो ग्रांट किया गया है उसको भी लाइसेंस बोला गया है। फिर ऐप बात करता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या होती है। इसमें ये बोला गया है कि कोई भी ऑफिसर है, ऑफिसर ऑफ अथॉरिटी जो कि ग्रांट या फिर लाइसेंस को ग्रांट या फिर रेन्यू कराने के लिए जिस ऑफिसर को ऑथोराइज किया गया है किसी भी लाइसेंस को ग्रांट या फिर रेन्यू करने के लिए वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के रूप में जाना जाएगा। या फिर इसमें गवर्नमेंट को भी शामिल किया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट है उसको भी लाइसेंस अथॉरिटी में शामिल किया गया। फिर बात करते हैं क्लोज F की कि मजिस्ट्रेट किसे माना गया है। तो इसमें जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है CRPC के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे मजिस्ट्रेट माना गया है। फिर जी बात करता है कि प्रिस्क्राइब्ड कि विहित से अधिनियम के अधीन बनाए गए कोई भी नियम कि कोई भी ऐसा रूल है जो बनाए गए हैं वो प्रिस्क्राइब के रूप में जाने जाते हैं। फिर है एच बात करता है कि प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन प्रतिषिद्ध गोला बारूद कि प्रतिषिद्ध गोला बारूद क्या होगा। इसमें ये बोला गया कि मीन्स एनी एम्यूनेशन कंटेनिंग और डिजाइन और अडेप्टेड टू कंटेन एनी नॉक्सियस लिक्विड गैस और अदर सच थिंग एंड इंक्लूड रॉकेट बॉम्ब ग्रेनेड्स सेल मिसाइल्स आर्टिकल डिजाइन for torpedo service and submarine mining and such other article as the central government may by notification in the official gazette कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी नोटिफिकेशन में ऑफिशियल गैजेटेड में स्पेसिफाई कर देती है कि ये जो एम्यूनेशंस हैं वो प्रोहिबिटेड कर दिए गए हैं तो उन सारे एम्यूनेशंस को प्रोहिबिटेड माना जाएगा। फिर बात करते हैं क्लोज आई की प्रोहिबिटेड आर्म्स में क्या इंक्लूड किया गया है कि कोई भी ऐसा कोई फायर आर्म्स
firearms so designed or adapted that if pressure is applied in the trigger, missiles continue to discharge until pressure is removed from the trigger or magazine containing the missiles is empty। कि वे अग्नायुध जो इस प्रकार के कोई एडेप्टेड या फिर कोई डिजाइन हैं जो कि ट्रिगर को दबाने से वो डिस्चार्ज होते जाते हैं जब तक कि वो प्रेशर है, जब तक कि वो सारी की सारी गोलियां हैं वो मैगजीन्स हैं वो ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक वो कंटिन्यू चालू ही रहते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई भी ऐसे कोई फायर आर्म्स है जो ऐसे कोई अडेप्टेड किए गए या फिर कोई डिजाइन किए गए जो कि किसी भी फायर आर्म्स के ट्रिगर को दबाने से जो इसकी गोलियां हैं जिसमें वो छूटी जा रही हैं, एक से अधिक बार कंटिन्यू छूटी जा रही हैं, तो उस फायर आर्म्स को भी वो प्रोहिबिटेड कर सकते हैं। फिर है वेपन ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइन और अडेप्टेड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी नॉक्सियस लिक्विड गैस और अदर सस्टिंग, कि किसी भी वर्णन के वे शस्त्र जो किसी भी अपायकर द्रव्य गैस या ऐसी अन्य चीज़ को छोड़ने के लिए कोई परिकल्पित या अनुकल्पित हो। कि ऐसा कोई फायर आर्म्स है जो किसी भी नॉक्सियस लिक्विड को या फिर कोई गैस को छोड़ने के लिए यूज में किया जा रहा है, लिया जा रहा है, उस फायर आर्म्स को भी वो प्रोहिबिटेड कर सकता है। क्लोज जे बात करता है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होगा, तो इसमें बोला गया है कि जो आईपीसी में सेक्शन 21 में जो पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन बताई गई है वही यहाँ पे यूज में ली जाएगी। फिर है क्लोज के कि ट्रांसफर के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है, कि अंतरण के अंदर क्या इंक्लूड किया गया है। तो इसमें लेटिंग ऑन हायरिंग, लैंडिंग या फिर गिविंग एंड पार्टिंग विथ पोजेशन, कि भाड़े पर देना, उधार देना या कब्जा देना या फिर कब्जे से विलग करना इसमें आता है। ट्रांसफ़र में इंक्लूड किया गया है कि चार्ट। फिर बात बोली गई है कि नाल की लंबाई है वो कहाँ से कहाँ तक नापी जाएगी, मजल से लेके, इसमें ये बोला गया है कि नाल मुख की लंबाई है वो मजल से लेके, मजल पॉइंट से लेके जो चार्ज है वहाँ तक नापी जाएगी। कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आग्नेयायुध की नाल की लंबाई से लेकर उस बिंदु तक नापी जाएगी जिस पर फायर करने का भरण का विस्फोटक होता है। कि जो नाल मुख से लेके यानी कि मजल से लेके उस बिंदु तक जिस पे कि कोई जो फायरिंग के लिए फायरिंग एक्सप्लोड करने के लिए जो चार्ज किया जाता है यानी कि भरण का विस्फोटक होता है, वहाँ तक नालमुख की लंबाई नापी जाएगी। फिर क्लोज थर्ड बात करता है कि एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी लॉ विच इज़ नॉट इन फोर्स इन एनी एरिया सेल इन रिलेशन टू दैट एरिया बी कंस्ट्रक्ट एज ए रेफरेंस टू द corresponding लॉ इन एनी इन फोर्स इन दैट एरिया, कि किसी भी क्षेत्र के संबंध में इस विधि के प्रति जो उस क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है। यानी कि इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई भी जो क्षेत्र है जिसमें ये लॉ इन्फोर्स में नहीं है तो वहाँ पे अगर कोई अदर लॉ इन्फोर्स में आ रहा है तो उसको मान लिया जाएगा। फिर क्लोज 4 बोलता है कि कोई भी ऐसे क्षेत्र में कोई भी ऐसा ऑफिसर या फिर कोई अथॉरिटी है वो नहीं है तो वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है नोटिफिकेशन निकाल के, तो वहाँ पे वही अथॉरिटी है वो मानी जाएगी।